हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बेटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 की मैथ की अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। यह वास्तव में चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसे पढ़ने में जितना मज़ा आता है क्वेश्चंस करने में उतने ही मज़ा आते हैं। और हाँ, यह यही नहीं ख़त्म होता है। क्लास 10th और 11 और 12 आगे जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो भी यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो। लेकिन हाँ, इसमें कुछ भारी नहीं है, लेकिन हाँ, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार आपने समझ लिया बेसिक, जो क्लास 9th का बेसिक है, उसके बाद से आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे, चाहे आपका 10th हो, 11 या 12 हो। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। यह है दो चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है, रेखीय समीकरण है, और वो भी है दो चर वाले। इससे पहले हमने बहुपद पढ़ा था, लेकिन बहुपद में एक पद वाले बहुपद पढ़ा था, एक चर वाले बहुपद। या बहुपद के अगर हम फार्मूला की बात करें तो बहुपद क्या होते हैं, हालांकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और थोड़ी सी डिटेल से हम बता देते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाना है। तो चलिए, बहुपद यानी कि एक या एक से अधिक पद वाले जो भी आपका थे वो सभी के सभी बहुपद हो रहे थे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस था कि बहुपद को लिखा कैसे जा सकता है और उसका व्यापक सूत्र क्या होता है। तो बहुपद को हमेशा, हम बात करें अभी सिर्फ बहुपद की, तो बहुपद को मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना। बहुपद को हम हमेशा P ऑफ x या Q ऑफ x से लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर P ऑफ x से इसको दर्शा रहा हूँ, और उसका जो फार्मूला था वो था x के पावर 0, x और e के पावर 0, x के पावर 0, a के पावर 1 और x के पावर 1, a के पावर 2 और x के पावर 2, और इस प्रकार ये बढ़ते बढ़ते a के पावर n और x के पावर n जा रहा था। जहाँ पर आपका a1, a0 या a1 हो या फिर a2 हो, ये हमेशा आपकी वास्तविक संख्याएं हो रही थी, वास्तविक संख्याएं रहती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और लेकिन x की जो भी घात है, या x की घात जो आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि यह है आपका x की घात। x की घात हमेशा आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार अगर कोई भी बहुपद इस कंडीशन को फॉलो करता है कि a0, a1 यानी कि जो x के हमेशा जो गुणांक है वो हमेशा आपकी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और आपका x की जो घात अगर पूर्ण संख्या है, तो इस प्रकार के पद, जितने भी पद होंगे उसको हम लोग बहुपद कह रहे थे, ठीक है ना। इसमें आपको कोई समझने वाली बात नहीं, सिंपल है। ये बहुपद था, लेकिन यह वास्तव में बहुपद एक चर में यह बहुपद था। जैसे एक बहुपद का अगर हम उदाहरण दें तो P ऑफ x इक्वल टू, यहाँ देखिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस प्रकार था, ठीक है ना। यह आपका एक चर में बहुपद है, यहाँ x है और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ x है, इसका मतलब यह एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। अब हम समीकरण की बात करें तो समीकरण होता क्या है। समीकरण में हमेशा दो पद होते हैं, इसमें भी हमेशा दो पद हैं, एक ही पद है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुपद है। लेकिन समीकरण में हमेशा दो पद होते हैं। समीकरण तो कई प्रकार के होते हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है आपका दो चर वाली रेखीय समीकरण। तो इससे पहले मैं एक चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए, अगर हम इसे समीकरण बनाना चाहे तो मैं इसको समीकरण कैसे बना सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, अब ये हो गया, मैं शून्य के बराबर कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो भी मान आएगा वो राइट हैंड साइड यानी कि शून्य के बराबर आएगा। x का जो भी मान आएगा उसको जब अब इसमें रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, तो उसका मान बन जाएगा शून्य। ये होता है आपके समीकरण। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होते हैं। इसका बराबर 0, इसका मतलब है इस पूरे का मान कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 8 कर दूं, इसका मतलब इसका जो भी मान आएगा अब वो 8 के बराबर आएगा, ठीक है। ये आपका होता है द्विघाती समीकरण, यानी कि एक चर में समीकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्या एक चर में समीकरण है, हाँ, इसमें सिर्फ x का ही टर्म आया है, इसलिए यह सिर्फ एक चर में समीकरण है। अभी मैं एक चर में समीकरण बता रहा हूँ, लेकिन वो द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो तो रेखीय समीकरण के बारे में करना है। अब रेखीय समीकरण क्या होता है, जिसकी घात 1 होनी चाहिए, उसके सिवाय कुछ ना हो, घात 1 होनी चाहिए, उसको हम लोग रेखीय समीकरण में पढ़ते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण, इसमें सिर्फ एक चर वाले और द्विघात समीकरण है। अब हम बात कर रहे हैं दो चर वाले और एक घात वाली यानी कि रेखीय समीकरण की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये दो चर वाले क्या होता है, जैसे आपका हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहाँ देखिए,
दोनों की घात क्या है, एक एक घात है, इसका मतलब ये रेखीय समीकरण है। और चर कितने हैं, एक आपका x चर, दूसरी आपके y चर, इसका मतलब ये दो चर वाले एक रेखीय समीकरण बना दिए। समीकरण क्यों, क्योंकि आपके इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो आपके इसमें साइड है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एक आपका राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब x प्लस वाई का जो भी मान होगा वो आपके 8 के बराबर हो सकता है। हो सकता है x का मान 7 हो, y का मान 8 हो, तब इस कंडीशन में इसका मान 8 हो सकता है। हो सकता है आपका यह x का मान 2 है, y का मान 6 है, हो सकता है x का मान 5 हो, y का मान 3 हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक इंचल है और इंचल के एक दोनों सिरों पर एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। अगर इसके एक सिरे पर कोई वस्तु रखे, दूसरे सिरे पर एक वस्तु रखे, इस प्रकार अगर एक वस्तु का भार भारी है तो वो इंचल इस प्रकार लटक जाएगा। अगर इस साइड वाला वस्तु भारी है तो यह इस प्रकार लटक जाएगा। लेकिन क्या होगा, दोनों सिरे पर अगर हम समान भार वाली वस्तु को रखें तो वास्तव में यह इंचल किसी और नहीं लटकेगा और वो सीधा का सीधा ऐसे पड़ा रहता है। ठीक है ना, पड़ा रहेगा। कब, जब दोनों सिरों पर अगर हम लोग समान भार वाले वस्तु को रखते हैं उस कंडीशन में। इसी प्रकार समीकरण है। समीकरण में क्या होता है कि आपका यह x है और ये y है। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए समीकरण के एक सिरे पर हमने इस वस्तु को रखा है और इंचल के दूसरे सिरे पर हमने इस वस्तु को रखा है। तो वास्तव में ये वस्तु मान लीजिए अगर 8 kg का है तो x और y की जगह पर हम क्या रखेंगे कि यह समीकरण हमारा संतुष्ट रहेगा। तो वास्तव में x और y की जगह पर हम लोग 8 के बराबर कोई वस्तु रखेंगे। जैसे x की जगह पर हमने 2 रखा तो y की जगह पर हमने 6 kg रखना पड़ेगा। इसकी जगह पर अगर हम 5 kg रख रहे हैं तो y की जगह पर हमें 3 kg रखना पड़ेगा। उस कंडीशन में इसका भार 8 kg के बराबर हो जाएगा। अगर यह भार 0 kg हो गया तो x और y की जगह पर भी 0 kg रखना पड़ेगा, तो इसका भार समीकरण को संतुष्ट होगा। ठीक है ना। तो हमें तो पढ़ना है दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में हमने यहाँ पर भी देखा। तो ये आपका एक चर वाले रेखीय समीकरण लेकिन द्विघात समीकरण थे, और ये आपका एक चर वाले रेखीय समीकरण तो है लेकिन यह आपका कौन सा समीकरण है, एक चर वाले रेखीय समीकरण है और वो रेखीय समीकरण है। इसके बारे में आपको जान गए। तो चलिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर x और y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू इसका 8 आएगी, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। हो सकता है x की जगह पर आप -5 रखें, तो उस कंडीशन में y की जगह पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। x की जगह पर -2 रखें तो y की जगह पर 10 रखना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में 8 आएगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि x और y की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं। ठीक है, आप भी नहीं बता सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर हमें इसकी जगह एक और समीकरण मिल जाए रेखीय समीकरण के बारे में, तो हम क्या बता सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो आदमी मान लेते हैं कि एक आदमी x है, दूसरा आदमी y है, तो दो आदमी के पास टोटल 8 रुपये हैं। समीकरण समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 8 रुपये हैं, दो आदमी हैं, दोनों के पास मिलाकर कुल 8 रुपये हैं। एक आदमी के पास दूसरे और दोनों आदमी का गुणनफल, यानी कि दोनों आदमियों को जब हम पैसा मिला देते हैं उस कंडीशन में इनका योग बन जाता है 20 रुपया। ठीक है ना, 4 × 20 मान लीजिए कितना 20 रुपया हो जाता है। दोनों आदमियों के पास टोटल तो 8 रुपये हैं, लेकिन दोनों आदमियों को पैसों का अगर गुणा कर दिया जाता है तो वो इनके पास 20 रुपये हो जाते हैं। गुणा करने पर 20 रुपये हो जाते हैं और जोड़ने पर दोनों का 8 रुपये हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप x और y के एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक समीकरण दिए गए हो तो आप उसका एक मान नहीं निकाल सकते। इसका ग्राफ पर अगर हम इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें वो पढ़ना है क्लास 10th में। क्लास 9th में आपको सिंपल पढ़ना है, जो भी अगर आएगा आगे मैं उसको वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है ना, इस प्रकार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर एक चर वाले रेखीय समीकरण की बात करें तो उसका भी एक व्यापक समीकरण होता है, और वो क्या होता है? तो वो होता है ax + by = c या ax + by + c के फॉर्म का यह इसका रेखीय समीकरण होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर वहाँ से आप लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें पढ़ना है दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पर दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप लिख देता हूं। समीकरण का व्यापक रूप दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by और +c = 0। ये होता है दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसका मतलब जहां पर आप लोग मन करे तो लिख लीजिएगा, जहां a व b जहां क्या होनी चाहिए, आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आपका क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण है। रेखीय क्यों? क्योंकि x और y के घात क्या है, 1 है। इसमें आप बताइए a और b का मान यहाँ पर क्या होगा और c का मान क्या होगा। तो आप इसकी तुलना करेंगे, इतना की तुलना अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे हम तो देख रहे हैं कि a का मान 3 है, b का मान 2 है और c का मान 5 है। तो आपको जब ज़रा प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, तुलना करने पर किसकी तुलना करना है, इतना की तुलना किससे करेंगे हम लोग, ax इसका जो आपका रेखीय समीकरण है उससे करेंगे, प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। इतना से करने पर तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ पर एक x का कोफिशिएंट क्या है, e है। तो a का मान क्या होगा, 3 होगा और b का मान क्या होगा, 2 होगा, c का मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार दो चर वाले रेखीय समीकरण को आप बहुत ही अच्छे वे से ज्ञात कर सकते हैं। इसका ग्राफीय विधि भी निरूपण करेंगे, लेकिन अभी वो नहीं करना है, वो बाद में करना है। वो बहुत ही अच्छा है, समझने वाली टॉपिक है। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार कि दो चर वाले रेखीय समीकरण एक हम और लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस 10 को हमें किस फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लेना है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, 2x प्लस 5y, 10 को आप इस साइड में लाइए, तो मैं लिख सकता हूँ -10 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2x प्लस 5y और प्लस 10 की जगह पर क्या है, -10 इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। यहाँ पर इसकी तुलना जब आप ax प्लस by और प्लस c से करेंगे, 0 से करेंगे, तो यहाँ पर a का मान क्या है, 2 है। a का मतलब x का कोफिशिएंट, b का मतलब y का कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, y का गुणांक b है, इसमें y का गुणांक 5 है। तो इस कंडीशन में b बराबर क्या हो जाएगा, 5 और c के बराबर क्या हो जाएगा आपका, -10। इस प्रकार आप ये ज्ञात कर सकते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, यह बहुत ही लॉजिक है, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं, जैसा कि यहाँ से में हमने समझाया है, एक बार और समझा देते हैं। एक का नाम है कुछ भी आपका नाम है रामू और श्यामू, दो फ्रेंड हैं। एक का नाम है रामू, दूसरे का नाम है श्यामू। दोनों के पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 50 रुपये या 100 रुपये। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रामू को मैं x से दर्शा रहा हूँ और श्यामू को मैं y से दर्शा रहा हूँ। रामू और श्यामू के पास टोटल रुपए हैं 100 रुपये हैं। मैं इसको जोड़ दे, टोटल रुपए का मतलब दोनों को जोड़ा जाता है तो यह मिलता है हमको 100 रुपये हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों को घटाया जाता है, रामू के पैसे से श्यामू के पैसे को घटाया जाता है। मैं यहाँ पर घटाया जाता है तो वास्तव में वो हो जाते हैं 40 रुपये। ठीक है ना, तो अब आप बताइए रामू के पास टोटल कितने रुपए हैं और श्यामू के पास टोटल कितने रुपए हैं। आप इसको दो चर वाले रेखीय समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँ कि रामू के पास और श्यामू के पास जितने भी रुपए हैं केवल 100 रुपये हैं। अब इसके पास में मैं और कोई डाटा देता ही नहीं हूँ। उस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि बताओ रामू और श्यामू के पास कितने रुपए हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब हो सकता है कि रामू के पास 100 रुपये हो, श्यामू के पास पैसे नहीं हो सकता है कि 50-50 पैसे हो सकता है रामू के पास 30 और श्यामू के पास 70 रुपये हो। उस कंडीशन में आप नहीं बता सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट मान कितना होगा। लेकिन यहाँ बता सकते हैं कि दोनों के पास 100 रुपये हैं, लेकिन दोनों को पैसे में से घटाया जाता है तो वास्तव में 40 रुपये होते हैं। ठीक है ना, रामू के जितने भी पैसे हैं उसमें से श्यामू के पैसे को घटा दिया जाता है तो हमारे पास 40 रुपये मिलते हैं। इस कंडीशन में आप बताओ रामू और श्यामू के पास कितने रुपए बचे, तो आप दो चर वाले रेखीय समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम इसको ज्ञात करके भी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार आपके दो समीकरण बनते हैं, आपका समीकरण 1 और आपका समीकरण 2। मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ देखिए, या जोड़ रहा हूँ तो देखिए क्या बच रहा है, x और x कितना हो जाएगा 2x, और इसको जोड़ेंगे तो y माइनस वाई, ये तो कट के हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 100 और 40 कितना होगा 140। इस प्रकार x का मान कितना आएगा 70 रुपये आएगा। 140 से कटेगा, x का मान 70 रुपया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रामू के पास आपके टोटल 70 रुपये हैं। जब रामू के पास 70 रुपये हैं तो श्यामू के पास कितने रुपये होने चाहिए, तो वो आपके 30 रुपये होने चाहिए, क्योंकि दोनों का योग कितना है 100 रुपये है, और घटाया जाएगा तो 70 में से 30 कितना आएगा 40 रुपया आएगा। इस प्रकार दो चर वाले रेखीय समीकरण की शुरुआत होती है
क्योंकि वहाँ पर आपको फार्मूले की सहायता से जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा होता है इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है, उससे हमें क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसानी मिलती है, हम उसे तुरंत आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार यह आपकी कॉन्सेप्ट था दो चर वाले रेखीय समीकरण का। इससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न है उस प्रश्न को भी मैं करा देता हूँ। हालांकि बुक्स है क्या, बुक्स हाँ है ना, चलिए हमारे पास बुक्स है, इस बुक्स को मैं करा देता हूँ जो आपके प्रश्नावली 4.1 से संबंधित है। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और कोई तो है नहीं, चलो यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन 1 है वह कुछ इस प्रकार है कि एक नोटबुक की कीमत, मैं किताब में से देखकर पढ़ा देता हूँ। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रेखीय समीकरण लिखिए। एक नोटबुक की कीमत है वह एक कलम की कीमत से कितनी है, 2 गुनी है। अब देखिए जब अब इसे आप लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत अच्छे से दोनों की कीमत को मान लीजिए कि एक की कीमत x है और दूसरे की कीमत y है, और उस हिसाब से जो आपके प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के हिसाब से जो दिया गया है उस कथन को फिलअप कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक कलम की कीमत ये दिया एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इसको हमें क्या करना है, दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हमें नोटबुक की कीमत तो मालूम होनी चाहिए और आपके पास कलम की कीमत तो मालूम होनी चाहिए, उसके बाद से तो आप करेंगे ना। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत x रुपये है, x रुपये, तथा पेन की कीमत y रुपये है, y रुपये है। तब प्रश्नानुसार आपको जैसा कहा गया है वैसे आपको कर लेना है। क्या कहा गया है कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की 2 गुनी है। किसकी कीमत की, पेन की कीमत की 2 गुनी। तो ये आपका पेन का कीमत कितना है, y रुपये है, और पेन की कीमत कितनी है, 2 गुनी है। 2 गुण से मैंने गुणा कर दिया, और ये किसके बराबर है, आपकी नोटबुक की जो कीमत है, नोटबुक की कीमत क्या आपका x रुपया है, तो ये आपका x हो जाएगा, x बराबर 2y। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए नोटबुक की जो कीमत है वो आपकी पेन की कीमत का 2 गुना है, तो मैंने इसे 2 से गुणा कर दिया। बस यही आपके आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको करना क्या है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में इसे बस प्रस्तुत करना है कि यह वास्तव में कैसे होगा। तो आप इसे कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही जरूरी है। अब किसकी कीमत, कोई होता है इसमें 2 से x में गुणा कर देता है। जब इसमें कहा है कि नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की 2 गुनी है, तो वह नोटबुक की कीमत में 2 से गुणा कर देते हैं और बराबर y लिख देते हैं। इस प्रकार ये गलत हो जाता है। किसकी कीमत से 2 गुना है, नोटबुक की पेन की कीमत का 2 गुना है। कौन क्या है, नोटबुक की जो कीमत है पेन की कीमत का 2 गुना है। पेन का कीमत y है, तो मैंने इससे 2 गुना है तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, और यह कीमत किसके बराबर है, नोटबुक की कीमत के बराबर है। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित रेखीय समीकरण को सबसे पहले हमें क्या करना है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का क्या मान होगा इसके मान बताना है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह कुछ क्या है, देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू कितना है भैया, -10 है, -10 इक्वल टू क्या है, 0। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है -2x प्लस 3y और इक्वल टू 6। चौथा है x बराबर 3y, और पांचवा है आपका 2x बराबर -5y, और छठा आपका क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 2 बराबर 0। सातवां जो क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना, y इक्वल टू
y माइनस 2 इक्वल टू 0 और जो 8वां क्वेश्चन है वो 5 बराबर 2x है। ठीक है, यहाँ देखिए कितनी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। हमें किस फॉर्म में व्यक्त करना है, ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले दिए गए आपका ये जो दो चर वाले रेखीय समीकरण है हमें उसे इस फॉर्म में व्यक्त करना होगा। इन सभी समीकरण को इस फॉर्म में व्यक्त करेंगे, उसके बाद से इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस c से कर देंगे इक्वल टू 0 से कर देंगे। उसके बाद से ए बी सी का जो भी कोफिशिएंट होगा, ए बी सी है क्या, x का कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और c आपका अचर पद है। ठीक है ना। यहाँ देखिए इस कंडीशन में जब हम इसको करेंगे इस फॉर्म में तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y और जब मैं 9.35 को एक साइड में लाऊंगा तो वो हो जाएगा माइनस 9.35 के ऊपर बार है इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखना कैसे है आपको, इसकी तुलना हम लोग की तुलना ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से करने पर आपको ऐसे लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है, मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। यहाँ से हो जाएगा e बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a का मतलब x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या है 2 है। यहाँ देखिए ये आपका b बराबर क्या होगा, b मतलब y का गुणांक, y का गुणांक क्या है यहाँ पर 3 है। और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा -9। ठीक है ना। और यही आपका ए बी सी को हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ से देखिए x ये तो इसी फॉर्म में तो लिख लिया गया है, बहुत बढ़िया है। x का गुणांक यहाँ पर क्या है, e है, इसका मतलब e बराबर क्या होगा 1 होगा। x का गुणांक 1 है, किसी आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ देखिए b का गुणांक यहाँ हो जाएगा, b बराबर क्या होगा y का गुणांक इसमें y में किससे गुणा हुआ है 1/5 से गुणा हुआ है। और आगे क्या है माइनस है, तो हम इसे लिख सकते हैं -1/5। ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम इसको और भी बेटर से बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी न रहे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस का था ये था ना, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, की तुलना हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, किससे करेंगे, ax प्लस बी वाई और प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है भैया। तो यहाँ देखिए क्या है आपका x माइनस 1/5 और ये y है ना, और माइनस क्या है 10 और बराबर 0 है। ठीक है। x का गुणांक यहाँ देखिए e बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर गुणांक का मतलब 1 है, x में किससे गुणा हुआ है 1 से। और यहाँ देखिए b बराबर क्या हो जाएगा -1/5 और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा -10। ठीक है ना। इस प्रकार यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसे आप करेंगे तो यह बराबर 6 है ना, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये -6 हो जाएगा बराबर 0। और इस कंडीशन में यहाँ पर e बराबर क्या हो जाएगा -2 और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 और c बराबर क्या हो जाएगा -6 और यह आपका हो जाएगा आंसर। x - 3y है, ये देखिए x - 3y है, तो मैं क्या कर रहा हूँ x - 3y और बराबर 0 कर रहा हूँ। x का गुणांक है, y का गुणांक है, इसमें कोई अचर पद नहीं है, तो अचर पद यानी कि c आपका 0 हो जाएगा। और जब इसकी तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e बराबर 1 और यहाँ से हो जाएगा b बराबर -3 और c बराबर 0, क्योंकि इसमें अचर पद है ही नहीं। तो चलिए ये होगा -5y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये माइनस है आके प्लस हो जाएगा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। और इसकी तुलना जब आप ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e बराबर 2 और यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 5 और इसमें कोई अचर पद नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें y मतलब इसमें b का तो कोई गुणांक नहीं है, y का कोई गुणांक नहीं है, तो इसमें अचर पद है, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे 3x प्लस मन करेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 × y और प्लस 2 बराबर 0। और इस कंडीशन में जब इसकी तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e बराबर 3 और यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि y का कोई इसमें गुणांक नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा c बराबर 2 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार और दो बचा हुआ था ना, एक आपका ये बचा है और एक आपका ये बचा है। इसमें देखिए x का कोई गुणांक ही नहीं है, x का कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब a का मान हम जो भी होगा 0 के बराबर होगा। और y का गुणांक इसमें 1 है, अचर पद इसमें क्या है -2 है। तो जब इसकी तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस c से करेंगे,
से करने पर, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ a बराबर मिल जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर x का कोई गुणांक नहीं है, और यहाँ पर मिलेगा y बराबर 1, और यहाँ पर मिल जाएगा c बराबर -2। y बराबर 1 क्यों? क्योंकि y का जो गुणांक है वो 1 है। ये b बराबर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये होगा आपका हुआ बचा, तो ये इसको सबसे पहले हम लोग 2x - 5 इक्वल टू 0 के बराबर लिख सकते हैं। और जब इसकी तुलना ax + by + c, ये सब आपको लिखना है कि इसकी तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर, तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए x का गुणांक है, y का कोई पद नहीं है, तो b का मान 0 मिलेगा, अचर पद आपका -5 है। ठीक है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा a बराबर आपका 2, और b बराबर मिल जाएगा 0, और c बराबर मिलेगा आपका -5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कक्षा 9 का जो अध्याय 4 दो चर वाले रेखीय समीकरण है, उससे जुड़ी हुई सभी कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ओके, अब हम मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, अगले प्रश्नावली के